जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल नयन आईएएस पर। और इस चैनल पर दोस्तों जीएस में जो भी सेक्शंस हैं उसमें जो है क्लासेस चल रही हैं, उनकी प्लेलिस्ट में उनके वीडियोस हैं क्रम से। वहां पर आप जाएं, चेक करें और उनसे अपनी पढ़ाई को जो है एक नई दिशा दें दोस्तों। तो दोस्तों अभी जो है चैनल पे जो भी जीएस में क्लास चल रही है उसमें मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ आपको और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। तो साइंस में दोस्तों जो है जैसा कि आप जान रहे हैं कि पिछली क्लास में हमने पिछले वीडियो में देखा था तंत्रों के बारे में, जहाँ से हमने शुरू किया था दोस्तों कंकाल तंत्र के बारे में। तो कंकाल तंत्र हमने देखा था, उसमें कुछ चीज़ें बची थी थोड़ी बहुत, वो हम देखेंगे। और आज की क्लास में दोस्तों एकदम नया टॉपिक शुरू करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पता है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से सवाल पूछने की संभावना प्रबल रहती है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। और उम्मीद करता हूँ नोट्स बनाने के लिए आप प्रिपेयर होंगे और क्लास का नोट्स आप ब्रीफली जरूर बनाएं दोस्तों, तभी आपको उसका समुचित फायदा होगा। आइए दोस्तों आपको लेके चलते हैं हम। कंकाल तंत्र में कुछ चीजें छूटी थी दोस्तों, 2-4 लाइन की चीजें थी जो भी है, आइए उसको देख लेते हैं। जो जो भी छूटा है आइए उसको पढ़ लिया जाए, ठीक है। जो महत्वपूर्ण है, जो छूटा गया है। एक शब्दावलियों में है दोस्तों, कुछ हड्डियां हैं उनकी शब्दावलियां हैं या और कोई चीजें हैं, जैसे स्टर्नम है। स्टर्नम मान लीजिए पूछ लिया कि स्टर्नम क्या है, तो दोस्तों ये जो स्टर्नम हड्डी होती है ये दरअसल क्या है, ये उपास्थि है। हमने आपको अस्थि और उपास्थि के बारे में बताया था कि जो अस्थि होती है वो कठोर होती है अपेक्षाकृत, और जो उपास्थि होती है वो नर्म होती है। तो आइए देखते हैं स्टर्नम क्या है दोस्तों। जो हमारा वक्ष होता है, तो ये वक्ष के बीचों बीच जो स्थित पसलियां होती हैं, वक्ष के बीचों बीच स्थित पसलियों को जोड़ने वाली, अस्थि नहीं कहेंगे उपास्थि कह देंगे, ठीक है। क्या है ये, उपास्थि, उपास्थि, ठीक है। क्या है ये, उपास्थि। स्टर्नम कहाँ है, जो हमारा वक्ष होता है दोस्तों, तो वक्ष क्या है, वक्ष में पसलियां होती है। आपको पता है कि फेफड़े और हृदय ये कोमल अंग किससे सुरक्षित होते हैं, रिब्स से या पसलियों से। तो जो पसलियां जो है जिससे जुड़ती हैं बीच में, ये ठीक बीच का जो हिस्सा होता है, यहां पर क्या होता है, स्टर्नम उपास्थि होती है। चलिए पसलियां क्या है, पसलियां इनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिब्स कहते हैं। और मनुष्य में जो है 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। आपने देखा होगा पसलियों का आकार ऐसे होता है, ऐसे ऐसे आकार होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे पसलियों का आकार होता है, ठीक है। तो ये जो इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो है कितनी होती है, संख्या में कितनी होती है, 12 जोड़ी पसलियां। स्टर्नम यही होती है दोस्तों जो इसको जो है पसलियों को आपस में जोड़ती है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कितनी जोड़ी होती है पसलियां हमारे शरीर में, रिब्स कितनी होती है, 12 जोड़ी, ठीक है। चलिए बहुत शॉर्ट में हम उन चीजों को ही बता रहे हैं दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे सवाल कभी न कभी पूछा गया है, या और चीजों को समझने के लिए जो इम्पोर्टेंट है उनको समझने के लिए कुछ टर्म्स जरूरी हैं, वही मैं आपको केवल बता रहा हूं। तो संधियां मतलब क्या है, इसको कहते हैं ज्वाइंट्स। क्या कहते हैं, ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स क्या है दोस्तों, कंकाल में वह स्थान है जहां पर अस्थियां मिलके हिल सकती हैं। मतलब जैसे आप ये हाथ देख रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ये संधियां ज्वाइंट्स है जहां से होके अस्थियां हिलडुल सकती हैं। मतलब यही संधि है, यही ज्वाइंट से जहां से अस्थियां, अब यहां अगर आपको हिलाना डुलाना हो यहां भाग में, तो क्या आप हिला डुला पाएंगे, यहां आप हिला डुला सकते हैं क्योंकि यहाँ ज्वाइंट्स है, यहाँ ज्वाइंट्स है, यहाँ ज्वाइंट्स है, घुटने में ज्वाइंट्स है। ज्वाइंट्स मतलब क्या हुआ, जहां पर कंकाल जो होता है,
कंकाल में वह स्थान होता है पूरे कंकाल तंत्र में जहां जहां जो है अस्थियां मिलके हिल डुल सकती हैं, अस्थियां मिलकर हिल डुल सकती हैं। ओके, क्लियर हुआ? अस्थियां वहां पर मिलती हैं। चलिए ये टर्म्स हैं सब सारे। अच्छा, अस्थि और उपास्थि में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं दोस्तों। अस्थि और उपास्थि में एक दो अंतर देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, बाकी सारी चीजें नहीं देखेंगे। कंकाल तंत्र, चलिए आइए देखते हैं दोस्तों। अस्थि और उपास्थि में बस थोड़ा सा अंतर देख लेंगे। ये बोन है और ये क्या है? उपास्थि। उपास्थि में क्या है? कार्टिलेज है, कार्टिलेज। ओके, चलिए अस्थि में बस एक चीज समझिएगा दोस्तों, हमने पढ़ा है कि इसमें क्या उपस्थित होती है? अस्थि मज्जा। क्या उपस्थित होती है? अस्थि मज्जा, जिसको हम क्या कहते हैं? बोन मैरो। बोन मैरो या अस्थि मज्जा उपस्थित होती है, इसीलिए यहां पर क्या बनती हैं? लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसीज। अस्थि मज्जा उपस्थित होती है हड्डियों में, और हड्डियों में ही दोस्तों क्या बनती है? आरबीसीज या लाल रक्त कणिकाएं। यहां पर इसका अभाव होता है। अस्थि मज्जा का क्या होता है दोस्तों? अभाव होता है, जिसकी वजह से आरबीसीज या लाल रक्त कणिकाएं नहीं बनती। ठीक है, नहीं बनती। ओके, क्लियर हो गया? एक अंतर ये है, बाकी तो ये मुलायम होती है, नरम होती हैं, पारदर्शी होती हैं, ये कठोर होती हैं, मजबूत होती हैं। तो ये अंतर तो आपको पहले से ही पता है। और दूसरी चीज क्या, यहां पर दोस्तों अस्थियों में क्या होता है? कोशिकाएं जो होती हैं विभाजित नहीं होती, विभाजित नहीं होती। यहां पर क्या है? कोशिकाएं विभाजित होती हैं, कोशिकाएं विभाजित होती है, मतलब यहां पर सेल्स जो है क्या होती हैं? गुणन करती हैं, विभाजित होती हैं। यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता, हड्डियों में या अस्थियों में ऐसा नहीं होता। चलिए बस इतना सा बहुत जरूरी था बताना, इसके साथ ही जो है अस्थि उपास्थि समझ गए आप। आगे आइए देखते हैं दोस्तों, इसके बाद हम क्या बताएंगे आपको। सबसे ज्यादा प्रश्न के फॉर्म में, जैसे क्वेश्चन जो पूछा गया है एग्जाम में, इस तरह जो है इस सीक्वेंस में हम आपको कुछ चीजें बताते हैं। जैसे अगर ये पूछा जाए कि मानव हड्डियों में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला लवण कौन सा है? मानव अस्थि में, मानव हड्डी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला लवण कौन सा है? तो प्रश्न क्या होगा? मानव हड्डी में, ठीक है, मानव हड्डियों में सर्वाधिक पाया जाने वाला लवण वो क्या है दोस्तों? वो लवण क्या है? कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट। ओके, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, आर्थोप्लास्टी देख लेते हैं दोस्तों, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। आर्थोप्लास्टी, आर्थोप्लास्टी क्या है दोस्तों? आर्थोप्लास्टी क्या है? जो भी कूल्हा होता है दोस्तों, आपने देखा होगा उम्र के साथ जो है, एक उम्र के बाद ये खराब होने लगता है और घुटने में दर्द की समस्या पैदा हो जाती है। और ये दोस्तों 40-50 की उम्र के बाद शुरू होता है, लेकिन आज के समय में ये काफी पहले से ही शुरू हो जा रहा है। ये कोई गारंटी नहीं है कि 40 के बाद ही शुरू होगा, 30 के बाद भी शुरू हो रहा है, 25 के बाद भी युवाओं में ये शुरू हो रहा है। इसका बहुत सारा कारण है दोस्तों। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? आर्थराइटिस। आप समझिए पहले, ये आर्थोप्लास्टी अलग चीज है, अभी इसको हम बताएंगे आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस की जो समस्या है, इसकी वजह से घुटनों में परेशानी है, या जो मान लीजिए कोई लिक्विड होता है जो दो मतलब जोड़ता है जॉइंट्स को आपस में,
वो लिक्विड की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हड्डी आपस में रगड़ खाती है, घुटने क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है, शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से भी दर्द होता है। तो अलग अलग कारण हो सकते हैं इसके दोस्तों। आर्थराइटिस में कई बार क्या होता है, हड्डियों में घनत्व की कमी हो जाती है, तो वो बहुत जल्दी टूट जाती हैं भुरभुरा के। तो आर्थराइटिस या और समस्याओं की वजह से ये घुटने क्या होते हैं, घुटने या कूल्हे जो है निष्क्रिय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, अब इस स्थिति में क्या होता है, ये जो है एक तकनीक है दोस्तों, क्या है, आर्थोप्लास्टी। ये एक तकनीक है जिसमें घुटने को क्या किया जाता है, प्रत्यारोपित किया जाता है शल्य क्रिया द्वारा, सर्जरी द्वारा क्या किया जाता है, घुटने का प्रत्यारोपण किया जाता है। यही एकमात्र इलाज है दोस्तों, इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। घुटने का प्रत्यारोपण करना पड़ता है, प्रत्यारोपण। चलिए ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, आइए दोस्तों आगे कुछ महत्वपूर्ण चीजों को हम देख लेते हैं। इसका उपाय है दोस्तों का आप विटामिन डी की मात्रा भरपूर लीजिए, कैल्शियम की मात्रा भरपूर लीजिए, हड्डियों में जो है इन चीजों की कमी ना होने पाए, और अपनी जीवन शैली को आप जो है सक्रिय बना के रखें। ठीक है, ये बहुत बड़ी समस्या है नए जमाने की। ठीक है, जैसे डायबिटीज है। चलिए लिगामेंट हम देखते हैं दोस्तों, लिगामेंट क्या है, वही मैंने बताया लिगामेंट। ठीक है, लिगामेंट क्या है, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने वाला एक तरह से संयोजी ऊतक। जब मान लीजिए यहां पर ये क्या है, ऊतक है, कौन सा ऊतक है, संयोजी ऊतक। तो संयोजी ऊतक क्या है, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक। ये जो है एक दूसरे को जोड़े रहता है आपस में। ठीक है, चलिए तो ये है संयोजी ऊतक। कंडरा क्या है दोस्तों, कंडरा ये क्या है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला। जैसे मसल्स है, देखिए ये मसल्स है, इसको हम ऐसे सर्कल बना दे रहे हैं, ये क्या है, मांसपेशी है, मांसपेशी। तो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला जो ऊतक है संयोजी, वो क्या है, कंडरा, संयोजी ऊतक। कंडरा ऊतक जो है ऐसा संयोजी ऊतक है जो हड्डी और मांसपेशी को आपस में जोड़ता है। क्लियर हुआ। चलिए, और ये क्या है, ये कौन सा ऊतक है, लिगामेंट, जो मांस हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। ऐसा संयोजी ऊतक है जो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने में मदद करता है। नाखून के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। नाखून आपको पता है कि ये बाह्य कंकाल है। ठीक है, जब हमने पढ़ा था अंतः कंकाल और बाह्य कंकाल के बारे में, तो आपको पता है कि बाह्य कंकाल में क्या आता है, खुर आता है, नाखून आता है, बाल आता है, रोम आता है। ठीक है, पंख आते हैं पक्षियों के। तो नाखून किससे बने होते हैं, ये सवाल पूछा जा सकता है परीक्षा में। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये किसके बने होते हैं, अल्फा केराटिन के। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। ठीक है, अल्फा केराटिन जो है तत्व होता है, और चूंकि ये बाह्य कंकाल है, ये आपको बता चुके हैं हम, नाखून क्या है, बाह्य कंकाल है। ठीक है, बाह्य कंकाल। ओके, नाखून बाह्य कंकाल के उदाहरण हैं। तो किस तत्व के बने होते हैं, अल्फा केराटिन के। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये किसके बने होते हैं, ये अल्फा केराटिन किस चीज का बना होता है, मृत कोशिकाओं के द्रव्य से, मृत कोशिकाओं के द्रव्य से। ठीक है, मटेरियल क्या होता है, डाइड सेल्स होती हैं, मतलब मृत कोशिकाएं होती हैं, उन्हीं का द्रव्य होता है, उसी से अल्फा केराटिन तत्व बना होता है, जिससे नाखून का निर्माण होता है। अब जब कोशिकाएं मृत हैं तो आपको पता है कि दर्द का एहसास नहीं होगा, इसलिए जब आप नाखून काटते हैं तो हमें दर्द का एहसास नहीं होता है। क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे देखा जाए, नाखून हो गया। अब दांत, दांत भी पढ़ लेते हैं, चाहे आप यहाँ पढ़ें चाहे पाचन तंत्र में पढ़ें दोस्तों, एक ही बात है।
क्योंकि जब आप इसके बाद पाचन तंत्र पढ़ेंगे तो वहां हम दांतों को देखेंगे। तो आइए वहीं पढ़ लिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे जो है देखते हैं दोस्तों। आगे जो हमारा एक नया टॉपिक है वो शुरू करते हैं। नया टॉपिक हमारा बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, वो है हमारा पाचन तंत्र। क्या है दोस्तों? पाचन तंत्र, जिसको हम क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर हुआ? चलिए दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हैं ये क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम पाचन को देखेंगे दोस्तों कि पाचन क्या है, या डाइजेशन किसे कहते हैं? डाइजेशन, डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन किसे कहते हैं दोस्तों? डाइजेशन मतलब क्या होता है, इसकी एक सही परिभाषा क्या है कि विभिन्न भौतिक और रासायनिक क्रियाओं द्वारा, ठीक है। क्लियर हुआ? विभिन्न, बहुत अलग अलग किस्म की भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं इसके द्वारा, और एंजाइम्स की सहायता के द्वारा, जैसे एमाइलेज है, पेप्सिन है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, आप आगे चल के देखेंगे। तो इनके द्वारा मतलब जो भी प्रक्रिया संपन्न होती है जिसमें जो है भोजन के अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? सरल अणुओं में इसको तोड़ा जाता है और घुलनशील अणुओं में बदल दिया जाता है। लास्ट में क्या होते हैं? घुलनशील अणुओं में बदल जाते हैं। यह पूरी प्रक्रिया दोस्तों क्या है? पाचन है। मतलब अगर एक लाइन में हम पाचन को परिभाषित करना चाहें तो क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि विभिन्न भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया जो है द्वारा और एंजाइम्स की मदद द्वारा जटिल अणुओं को, भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में, घुलनशील अणुओं में परिवर्तित करना ही क्या है? पाचन प्रक्रिया है या पाचन है, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अब देखिए दोस्तों, पाचन तंत्र में बहुत सारी चीजें, तो पाचन की परिभाषा हो गई, ठीक है, कि क्या है इसमें कौन कौन सी प्रक्रिया? भौतिक है, भौतिक क्रिया होगी, रासायनिक क्रिया होगी, एंजाइम्स जो है भोजन पर काम करेंगे, 3 चीजें होगी, और भोजन के जो जटिल अणु होंगे, भोजन के जटिल अणु, ये किस में टूटेंगे? ये छोटे छोटे सरल अणुओं में टूट जाएंगे। किस में टूट जाएंगे दोस्तों? सरल अणुओं में टूट जाएंगे, जो क्या होंगे? घुलनशील होंगे। ओके, छोटे छोटे सरल और घुलनशील अणुओं में टूट जाएंगे। चलिए पाचन तो आपने समझ लिया, अब पाचन तंत्र को हमें समझना है, ठीक है। आइए समझते हैं दोस्तों पाचन तंत्र को। अब हमें देखना है पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र में आप समझिए कि सारे अंग शामिल हैं जो पाचन प्रक्रिया में किसी तरह भी सहयोग करते हैं, ठीक है। अब जैसे दोस्तों देखिए इसमें क्या क्या प्रक्रिया होती है और कौन कौन से अंग शामिल है, ये हम देखते हैं। भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन का अंतर्ग्रहण मतलब भोजन को ग्रहण करना, भोजन को लेना। पहली चीज पचाना, भोजन को पचाना, पचे हुए पदार्थों का, पचे हुए जो पदार्थ पच गए, पचे हुए पदार्थों का अवशोषण करना, अवशोषण करना। ध्यान से समझिएगा ये क्रम होता है, और इन्हें कहाँ पहुंचाना करना, व इन्हें कहाँ पहुंचाना? रुधिर में पहुंचाना। इन्हें कहाँ पहुंचाना? रुधिर में पहुंचाना, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट में क्या है? तथा निरर्थक, निरर्थक जो पदार्थ है दोस्तों, निरर्थक पदार्थ का मल के रूप में, मल के रूप में त्याग करना। देखिए ये पूरी प्रक्रिया है दोस्तों, ये पूरी प्रक्रिया है। भोजन करना या भोजन का अंतर्ग्रहण, फिर उसको डाइजेस्ट करना या पचाना, फिर पचे हुए पदार्थों का क्या करना? अवशोषण करना, एब्जॉर्ब करना,
और उसके बाद इन्हें कहाँ पहुंचाना, तो रुधिर में पहुंचाना, और निरर्थक पदार्थ का मल के रूप में शरीर से बाहर निष्कासन करना। अब रुधिर में पहुंचाने के बाद आपको पता है कि रुधिर के माध्यम से जो भोजन बना है वो पहुंच जाता है किसमें, सेल में पहुंचता है या कोशिका में पहुंचता है। ठीक है, कोशिका में ये पहुंचते हैं अणु, ग्लूकोज के अणु पहुंचते हैं। और आपको पहले से ही हमने पढ़ाया है दोस्तों कि वहां पर क्या होता है, हीमोग्लोबिन अपने साथ संयुक्त करके ऑक्सीजन के अणुओं को वहां लाता है और वहां ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा। उसके बाद ऊष्मा निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी, जल निकलेगा और इस तरह शरीर को ऊर्जा प्राप्त होगी और संचित ऊर्जा एटीपी अणुओं के रूप में संचित हो जाएगी। तो ये आगे की प्रक्रिया है, समझ लीजिए, रिवीजन हो गया। तो ये कहने का मतलब दोस्तों ये पूरी प्रक्रिया है हमारी पाचन तंत्र की। ठीक है, ये क्या है पूरी प्रक्रिया, पाचन तंत्र की। तो इस प्रक्रिया में जितने भी अंग शामिल हैं वो सब क्या है, पाचन तंत्र के अंग हैं। किसके अंग हैं, पाचन तंत्र के भाग हैं या अंग हैं, यहां से लेके यहां तक। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि जो है मुख से गुदा तक, ठीक है, ये भोजन का अंतर ग्रहण कहां से करेंगे आप, मुख से करेंगे, फिर आहार नाल होते होते कहां तक आएगा, गुदा तक आएगा। ये क्या है, पूरा पाचन तंत्र के अंग है। क्लियर हुआ, ये क्या है दोस्तों, पाचन तंत्र के अंग हैं। अब इससे संबंधित भी कुछ सहायक अंग होते हैं। ये तो यहां से लेके यहां तक हमने बताया। कुछ अंग ऐसे होते हैं जो सहायक अंग होते हैं, वो भी पाचन तंत्र के भाग हैं। आइए हम उनको क्रम से देखते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों उनको देख लिया जाए, कौन कौन से अंग हैं, उनका क्या काम है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब इसमें देखिए दोस्तों, आहार नाल, सबसे पहले क्या होता है, आहार नाल। तो हम देखेंगे क्या, मनुष्य का पाचन तंत्र, मनुष्य का पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। अब देखिए इसमें हम देखेंगे दोस्तों, इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। पाचन तंत्र को दो तरह से बांटा जा सकता है, दो अंगों में बांटा जा सकता है पूरे पाचन संस्थान को। एक है दोस्तों पहला आहार नाल, आहार नाल, पहला है क्या, आहार नाल। और दूसरा क्या है दोस्तों, पाचन ग्रंथियां, जो संबद्ध पाचन ग्रंथियां, मतलब जो इससे रिलेटेड पाचन ग्रंथियां हैं जो पाचन में सहयोग करती हैं, वो भी इसका एक भाग है। तो आहार नाल को हमको पढ़ना है दोस्तों। आहार नाल को हम देखते हैं। सबसे पहले हम आहार नाल से शुरू करते हैं। तो आहार नाल दोस्तों कुल मिला के मुख से लेके गुदा तक का पूरा भाग जो है, पूरी नली जो है, आहार नाल है। आइए इसको एक एक करके देखते हैं, इसमें क्या पॉइंट्स है। तो पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है दोस्तों, आहार नाल में और संबद्ध पाचन ग्रंथियों के रूप में। ठीक है, तो आहार नाल को पढ़ते हैं दोस्तों। आहार नाल क्या है, एक लंबी कुंडलित नलिका। क्लियर हुआ, ये क्या है दोस्तों, एक लंबी और कुंडलित नलिका है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं, मुंह से लेकर स्टमक, छोटी आंत, बड़ी आंत, आगे देखेंगे दोस्तों। इसको लंबी और कुंडलित नलिका है। इसकी लंबाई आपको पता होगा दोस्तों कितनी है, बहुत ही ज्यादा है, 8 से 10 मीटर लंबाई होती है टोटल आहार नाल की। सोच लीजिए आपके मुख से गुदा तक जो है, इसकी पूरी लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है। ठीक है, चलिए एक बात, कहां से कहां होती है ये, मुख से लेकर गुदा तक। ओके, मुख से लेकर गुदा तक होती है। ठीक है, ये हो गया तीसरा पॉइंट। अब देखिए आहार नाल के कुछ प्रमुख भाग हैं, तो चलिए उसको आगे, अब इसको आगे देखा जाए। ठीक है, आहार नाल के अब कुछ भाग हैं, इनको हम बांटते हैं कुछ चीजों में। ठीक है, क्योंकि कई अंग आहार नाल के अंतर्गत आते हैं, उनको हम क्रम से देख लेते हैं। आइए,
आहार नाल हमारी हो गई हेडिंग, आहार नाल। अब आहार नाल में दोस्तों कौन कौन से अंग आते हैं ये देख रहे हैं आपको। एक आती है दोस्तों मुख गुहा, यही मुख गुहा जहां से हम भोजन को ग्रहण करते हैं, मुख गुहा। क्लियर हुआ? जिसको हम क्या कहते हैं, बक्कल, बक्कल कैविटी। ठीक है, बक्कल कैविटी कहते हैं हम मुख गुहा को। तो हमने भोजन यहीं से अंतर्ग्रहण किया है। ठीक है, चलिए एक भाग ये हो गया, पहला जो है मुख गुहा, जहां से हम भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं। दूसरा होता है दोस्तों ग्रास नली। ग्रास नली मतलब भोजन जब ग्रहण करते हैं तो ये जो नली आती है आमाशय तक। ठीक है, कहां तक आती है, आमाशय तक, ग्रास नली। चलिए इसका फिगर भी बना देते हैं दोस्तों। ये फिगर ही बना दे रहे हैं तो आपको समझने में भी थोड़ा सा आसानी होगी। ये मुख गुहा से देखिए नली आ रही है दोस्तों। ठीक है, ये नली आ रही है, यहीं इसी के साथ एक और नली आती है, इसको हम श्वास नली कहते हैं। और ये जो हमारी भोजन वाली नली है उसको क्या कहेंगे, ग्रास नली। क्लियर हुआ? उसके बाद दोस्तों क्या होगा, ये जो है आमाशय। ठीक है, आइए उधर देखा जाए, ये है आमाशय। यहां देखते हैं दोस्तों ग्रास नली को हम क्या कहते हैं, ओसोफेगस। क्या कहते हैं, ओसोफेगस। ये है हमारी ग्रास नली। यहां आप देख रहे हैं मुख गुहा से भोजन यहां पर नली के द्वारा ही आमाशय में पहुंचता है, स्टमक। ये है स्टमक, यहां पहुंचता है। ठीक है, चलिए ये हो गई ओसोफेगस। तीसरा जो पार्ट है वो दोस्तों क्या है, वो है आमाशय, जो आप देख रहे हैं फिगर में। ये क्या है, आमाशय या स्टमक, आमाशय या स्टमक। क्लियर हुआ, स्टमक। चौथा दोस्तों क्या है, आंत है। क्या है, आंत या इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। अब देखिए दोस्तों यहां पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये पहले तो ये छोटी आंत में कुंडलित होके भोजन इधर उधर करता है, फिर ये जो है बड़ी आंत में आ जाता है। ये है बड़ी आंत, ये है बाहरी वाली जो ये है, ये कौन सी है, बड़ी आंत। और ये जो पार्ट है मतलब स्टमक से सीधे भोजन कहाँ जाता है, छोटी आंत में। कहाँ जाता है दोस्तों, छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये भोजन यहाँ से चलते हुए दोस्तों आमाशय से होते हुए फिर कहाँ आता है, छोटी आंत में आता है, और छोटी आंत से होते हुए ये बड़ी आंत में आके यहाँ पाचित होता है फाइनली। और फिर नीचे यहाँ पर दोस्तों होती है गुदा, गुदा द्वार होता है, और एनल जिसको कहते हैं। यहाँ से जो है भोजन निष्कासित हो जाता है, जो वर्ज्य पदार्थ होता है, मतलब जो उसका जो है पाचित पदार्थ है, मतलब वो तो यहाँ पर अवशोषित हो जाता है छोटी आंत में, या बड़ी आंत में लवण अवशोषित हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद गुदा से जो वर्ज्य पदार्थ है, जो मल है, वो यहाँ से निकाल दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों, बड़ी आंत और छोटी आंत मिलके आंत ही जो है का एक प्रकार है। तो आंत, ये हम चार भागों में इसको बांट सकते हैं, मुख गुहा को, ग्रास नली, आमाशय और आंत, जिसमें छोटी आंत और बड़ी आंत है। ठीक है, चलिए बात समझ में आई दोस्तों। चलिए इसको रहने देते हैं, अभी आपके काम आएगा ये देखने में। चलिए आंत हो गई। ठीक है, कौन सी आंत थी ये, चलिए ये छोटी आंत है, तो ये कौन सी आंत है, बड़ी आंत है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम एक एक करके इनको भी समझेंगे। ठीक है, मुख गुहा को देख लेते हैं, क्या जरूरी हमारे लिए जानना, मुख गुहा के बारे में देख लेते हैं। मुख गुहा में ही दांत भी होता है, जीभ भी होती है। ठीक है,
आइए दोस्तों हम देखते हैं पहला क्या था, मुख गुहा। मुख गुहा को पढ़ते हैं दोस्तों। मुख गुहा क्या है, देख लिया जाए क्या है मुख गुहा। आहार नाल का ये पहला भाग होती है, ठीक है, आहार नाल का पहला भाग। जाहिर सी बात है मुख गुहा क्या है, ये मुख गुहा है दोस्तों, ठीक है। तो मुख गुहा क्या है, आहार नाल यहीं से प्रारंभ होता है और यहाँ गुदा पर जाकर खत्म होता है। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर गुदा, ये पूरा आहार नाल है और लगभग 8 से 10 मीटर लंबा होता है, कुंडलित नलिका होती है। तो ये आहार नाल का पहला भाग होता है दोस्तों मुख गुहा। दूसरी चीज क्या है, मुख गुहा का जो ऊपरी भाग होता है, जैसे ये मुख गुहा आप देख रहे हैं, यहाँ से नीचे नली आ जाती है, ये जो ऊपरी भाग है, ये ऊपरी वाला हिस्सा है, इसको हम तालु कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, तालु। तालु मतलब आप समझिए जीभ है ना, जीभ नीचे है, जीभ के ऊपर वाला, ऐसे तालु को छुइए आप जीभ से, ऐसे ऊपर वाला हिस्सा तालु है और नीचे क्या है, फर्श। अगर उसको आप आधार तल कहें या फर्श कहें, तो फर्श से लगी हुई एक जीभ होती है, मांसल रचना होती है, और ये क्या होती है, आगे वाला हिस्सा इसका स्वतंत्र होता है, पीछे वाला जो है आधार तल से संबद्ध या जड़ा हुआ होता है। चलिए देखते हैं दोस्तों, मुख गुहा के फर्श पर मोटी और मांसल रचना पाई जाती है, जो आपकी क्या है, जीभ है, ठीक है। जीभ जो देखते हैं हम, आइए जीभ को देख लिया जाए। जीभ जैसे ये वाला हिस्सा है दोस्तों, ये क्या है, जीभ। तो मुख गुहा में ध्यान दीजिएगा, दो चीजें पाई जाती है महत्वपूर्ण, एक होती है जीभ और एक होते हैं दांत, ठीक है, एक होते हैं दांत। अब देखिए दोस्तों, जीभ को समझते हैं, ठीक है। इसकी सतह पर क्या होता है, ये जो सतह पर दाने देख रहे हैं, कई छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, अंकुर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अंकुर, जिनको क्या कहते हैं, पैपिलिया, पैपिलाई, क्या कहते हैं, पैपिलाई, पैपिलाई कहते हैं इन अंकुरों को। इनको क्या कहते हैं, हम स्वाद कलिकाएं कहते हैं, स्वाद कलिकाएं, स्वाद कलिकाएं, स्वाद कलिकाएं मतलब टेस्ट बर्ड्स, मतलब इन्हीं के द्वारा क्या होता है, स्वाद का पता, दानेदार किस्म की रचनाएं होती हैं, स्वाद का रसांकुर जैसी आप समझिए, ठीक है, ये होती हैं टेस्ट बर्ड्स। इन्हीं से हमें जो है खट्टे, मीठे, कड़वे, तीखे, इन स्वादों का पता चलता है। तो आइए दोस्तों ये भी हम देख लेते हैं कि किस भाग से, जीभ के किस भाग से किस स्वाद का पता चलता है। आइए देख लिया जाए जल्दी से। देखिए अगला भाग जो मीठा, ये जो अगला भाग है दोस्तों, इससे क्या पता चलेगा, मीठा। क्लियर हुआ। पीछे वाले भाग से कड़वा, जैसे करेला आप खाते हैं, तो ये जो पीछे वाला भाग है ये कड़वा होता है, कड़वा को पहचानता है पीछे वाला भाग, मतलब कंठ के पार वाला पिछला भाग जीभ का, वो क्या बताता है, कड़वापन को जो है बताता है। जैसे करेला कड़वा होता है, तो करेले का कड़वापन आपको तब महसूस होगा जब उसका जो है जो भी पदार्थ होगा आपके कंठ के पास वाले हिस्से पे टकराएगा, ठीक है। ये हो गया मीठा टेस्ट करने के लिए। अब बचा क्या, दो चीज तो हो गई। अब बगल वाला जो भाग होता है दोस्तों, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये किसको जो है बताता है, खट्टा स्वाद। क्या बताता है, खट्टे स्वाद को बताता है। तो ये हो गया दोस्तों जीभ का हिस्सा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और बाकी अगली क्लास में पाचन तंत्र को कंप्लीट करें। थोड़ा बड़ा टॉपिक है और बारीक से चीज़ों को देखा भी जा रहा है, और पाचन तंत्र में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन्हीं को आपको डिस्कस किया जाएगा, और इसको नोट्स बना लेंगे तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। जो सवाल भी कहीं से पूछे गए हैं उसको भी मैंने अपनी क्लास में शामिल कर लिया है टॉपिक के साथ, तो इसलिए नोट्स बना लेंगे तो आपका पूरा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। रिवीजन कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों अगले टॉपिक में हम पाचन तंत्र को कंप्लीट कर देंगे, और आज की क्लास में जो बताई गई चीज़ें कंकाल तंत्र और पाचन तंत्र के बारे में, इनको याद रखें और इनको जो है नोट्स में अपने साथ सहेज के रखें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।